जनरल चिब्बर के लिए ये खबर बड़ी परेशान कुन थी कि सियाचिन पर हमले की खबर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पहले ही पहुंच गई थी। यही वजह थी कि इनका अचानक हमले की हैरान कुन कार्रवाई का ख्वाब मुंतशिर हो गया था। नाकाबिल यकीन बात है। जनरल चिब्बर ने अपने सामने धरी रिपोर्ट्स पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, सर ये लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत ही स्मार्ट। कर्नल खेरा ने जो रिपोर्ट लेकर आया था उससे कहा, तो कर्नल मैं समझता हूँ कि तुम लोग बेवकूफ़ हो। इस डैम फुल सिक्योरिटी चीफ को अगर मेरे इख्तियार में होता तो शूट कर दूँ, जिसके ज़िम्मे प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का बंदोबस्त लगाया गया था। उस गधे की बेवकूफ़ी ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। जनरल चिब्बर ने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा, सर इसे सिवाय बदकिस्मती की और कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्नल खेरा ने बड़े तासुब से कहा, इसे सिवाय बेवकूफ़ी की और कुछ नहीं कहा जा सकता। किस गधे ने इससे कहा था कि इस मसले पर प्रोटोकॉल को भी इन्वॉल्व कर लें? हम साले कोई गैर मुल्की मेहमान थे जिनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता। अब वहाँ कोई कॉकटेल पार्टी में शिरकत करने गए थे। आखिर उसे एक एक मेहमान का नाम लिखकर बावर्चियों को देने की क्या ज़रूरत थी? जनरल चिब्बर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कर्नल खेरा जान सकता था कि इस वक्त जनरल चिब्बर के दिल पर क्या गुजर रही है। अपने डिवीज़न का इंटेलिजेंस चीफ होने के नाते कर्नल खेरा के पास सबसे पहले ये इत्तलात पहुंच चुकी थी कि हैरत अंगेज़ तौर पर न सिर्फ पाकिस्तानियों ने इनकी पेशकदमी रोकी थी, बल्कि उन्होंने बलाफोनला, सियाला और ग्यांगला में बड़ी महफूज और मजबूत पोजीशनें भी ले ली थी। ये सब कैसे हो गया? इस बात की समझ जब उसके जर्नलों को नहीं आ रही थी तो उसे किस तरह से आती? मुझे तो शक है कि इन लोगों ने हमें नामुकम्मल इत्तलात दी थी। जनरल चिब्बर ने कर्नल खेरा की तरफ देखकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुतालिक रिमार्क्स दिया तो कर्नल खेरा ने घबरा गया। नो सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानियों के वहम व गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हम इन पर सियाचिन से हमला करेंगे। सर इनके पास तो इस इलाके में ज़िंदा रखने वाली यूनिफॉर्म भी नहीं है। जहाँ इन्हें लड़ना पड़ रहा है वहाँ मुमकिन जंग उन्होंने शायद अपने माजी में तसव्वुर भी नहीं किया हुआ। कर्नल खेरा ने बड़े तयक्कुर से कहा, कर्नल वो गोश्त पोश्त के इंसान हैं या कोई गैर मरई मखलूक? जनरल चिब्बर ने कदर नॉर्मल होकर तंज किया। सर बज़ाहिर आपका दूसरा ख्याल सही दिखाई देता है। बस उन्होंने पैदल दस्तों को 60-70 मील का नाकाबिल अबूर सफ़र तय करवाने के बाद मामूल की यूनिफॉर्म के साथ तमाम महाजों पर पहुंचाया है। अब वो इन्हें एलिवेट और लामा के ज़रिए मदद पहुंचा रहे हैं। ये इनके लिए पहला तजुर्बा है। कर्नल खेरा ने इसके तंज को लौटाते हुए कहा, माई गॉड, बहुत सबकी हुई है। GHQ वाले तो पहले ही हमारी मुखालफत कर रहे थे। जनरल चिब्बर की परेशानी में इजाफा हो गया था। उसे अब इस तल्ख हकीकत का इदराक हो गया था कि इसने नादरन कमांड के अफसर आला की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक और जाहिलाना फ़ैसला करके अपनी सारी सर्विस दाव पर लगा दी थी। जब इसने अपना मंसूबा GHQ के सामने रखा था तो उन्होंने इस पर नाकाबिल अमल और नाकाबिल यकीन के अल्फाज लिखकर माजरत के साथ वापस लौटा दिया था। लेकिन जाने किस मनहूस घड़ी पर उसने डिफेंस सेक्रेटरी के सामने इस मंसूबे का जिक्र किया था, जिससे बात RN काउ तक पहुंची थी। RN काउ जिसने एक रोज़ इससे रॉ के हेडक्वार्टर में खुफिया मीटिंग करने के बाद इसके ख्यालात अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिए थे और एडवेंचर पसंद प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश की तरह अपने सर पर एक और कामयाबी का ताज सजाने के लिए फ़ौरन इस पर साथ किया। जनरल चिब्बर जानता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बात ज़रूर अपने दिल में रखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इसकी रजामंदी हासिल करने के बाद ये मंसूबा GHQ तक पहुंचाया था और यह फ़ौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी। बहरहाल इससे सब कुछ लाशऊरी तौर पर सरजद हो गया था। उसके स्टाफ ऑफिसर कर्नल कुमार ने उसे अंगीख्त किया था कि अपने खुसूसी तरबियत याफ्ता माउंटेन डिवीज़न के साथ वही नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दे सकते थे। जनरल चिब्बर को कुछ पछतावे का एहसास हो रहा था, लेकिन वो इसका इजहार करके अपनी जगह सही का सामान नहीं कर सकते थे। माजी की तारीख इसके सामने थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सन 62 में जनरल BM कबल ने जब चीन के साथ नेफा के महाज पर जंग हारी थी तो इसे कितना बेइज्जत करके आर्मी से रिटायर किया गया था। वो कम अज़ कम जनरल कबल की तरह अपना नाम फ़ौज की तारीख में नहीं लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ज़िद पर अड़े रहने का फ़ैसला किया। लुक कर्नल कुमार, अब जो भी हो, हमने जो किया वो अपनी अच्छाई बुराई समेत हमें कबूल करना ही पड़ेगा। अपनी तमाम ताकत सियाचिन में झोंक दो। उनके पास ज़रूरत ज़िंदगियात ही मुमकिन नहीं है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ख़तरनाक और कातिल मौसम का मुकाबला दुश्मन सिर्फ अपने जज्बे से कब तक कर सकता है? कर्नल कुमार, एक आर्मी ऑफिसर की हैसियत से मुझे ही नहीं, हम सबको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम पहले ही मरहले पर जंग हार गए हैं। उन्होंने हमारा हमला रोक दिया है और वो भी इतने नामसाइद हालात में, इतनी बेसरो सामानी के साथ। लेकिन तुम माउंटेनियर हो, तुम्हें अपना हौसला बरकरार रखना है। ताज़ा दम यूनिट्स मैदान में लाओ, मैं देखूंगा वो कब तक हमारा रास्ता रोक पाएंगे।
उसने कदरे तल्ख लहजे में ये बात की थी। कर्नल कुमार ने कहा, सर आप मुतमईन रहें, हम देखते हैं कि इनमें कितनी सकत है। उस वक्त तो जोश व जज्बे से उन्होंने काम कर लिया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द ही उनका दमखम टूट जाएगा। बहुत जल्दी वो पसपाई इख्तियार कर लेंगे। और सर अगर उन्होंने भागना शुरू किया तो फिर गिलगित तक हम इन्हें सांस लेने के लिए रुकने का मौका भी नहीं देंगे। कर्नल कुमार ने बज़ाहिर तो ये बातें करके जनरल चिबर को मुतमईन करना चाहा था, लेकिन एक खलश से इसकी ज़मीर में फांस की तरह अटक चुकी थी। वो सोच रहा था कि जो कुछ उसने कहा है क्या वो ऐसा हो सकेगा या नहीं। RN काओ के सामने तमाम रिपोर्ट्स धरी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वाकई तौर पर इस हमले को अपनी शिकस्त मान लिया था, क्योंकि फ़ौजी ज़बान में हर वो हमला जो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके उसे नाकाम हमला ही तसव्वुर किया जा सकता है। इस दलील को बुनियाद बनाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार की थी, लेकिन यह अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार होने वाली हर इंटेलिजेंस समरी पहले रॉ के डायरेक्टर जनरल RN काओ की मेज़ पर ही पहुंचती थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी एडवाइज़र भी था। दूसरी रिपोर्ट नादरन कमांड की तरफ से भेजी गई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी मजबूत पोजीशनें कायम कर ली थी और अपने हमले के मकासद भी काफ़ी हद तक हासिल कर लिए थे। RN काओ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की समरी अलग से इसके तमाम मनफी पॉइंट्स निकाल कर तैयार करवाई और नादरन कमांड की रिपोर्ट को उसके साथ मरबूत करके एक नई फाइल के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर से इसके ताल्लुकात सरकारी से ज़्यादा ज़ाती नौइयत के थे। सन 71 में पाकिस्तान को दो लख्त करने का जो ताज भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपने सर सजा रखा था, इस ताज को उनके सर पर रखने वाले हाथ इसी RN काओ के थे। काओ ने राग को भारतीय इंटेलिजेंस से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती इंटेलिजेंस कंपनी बनाकर रख दिया था। उसने प्राइम मिनिस्टर की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को हुक्म का दर्जा देकर उसकी अताअत की थी और इनकी अताअत में भारत के तकरीबन हर सियासी जमात को अपना दुश्मन बना लिया था। उसने बतौर ख़ास कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार रखने के लिए रॉ में सियासी सेल कायम किया था, जिसका मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मुखालिफ सियासतदानों की कमज़ोरियाँ पकड़कर उन्हें डराना और धमकाना और ब्लैकमेल करना था। अपने इन्हीं करतूतों की बिना पर उसने एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को राजपाट से छुटकारा भी दिलवा दिया था और अपनी भी छुट्टी करवा ली थी। लेकिन जैसे ही मिसेस इंदिरा गांधी दोबारा बरसर इक़्तिदार आई, उन्होंने सबसे पहले अपने इस पुराने जानिसार को बुलाकर दोबारा राह की सरबराही और अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र की गद्दी भी दे दी थी। भारतीय ब्यूरोक्रेसी का तमाम सतून RN काओ की पसंद नापसंद